नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। मेरा नाम है वात्सल्य राय और मेरे साथ रोज की तरह दो दिग्गज हैं। श्री प्रशांत सिंह जी, आप इनको प्रशांत सिंह जी को पहचानते ही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं और राजनीतिक मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और आज इनकी तीनों खूबियों की हमें जरूरत पड़ेगी। विदेश का मामला भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ती है और राजनीतिक पारा भी, जो क्योंकि मामला ऐसा है। गौतम अडानी जी पर हम बात करने वाले हैं, उन पर जो इल्जाम लगे हैं उन पर बात करने वाले हैं। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, इन्हें भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं। सारी जानकारियां रखते हैं। गौतम अडानी साहब के बारे में 2 दिन पहले हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बात की थी। पता नहीं इनके पास कोई फोरसाइट है, दूरदृष्टि है या जो भी कुछ है। उस दिन बात अधूरी रह गई थी, मेरी वजह से ही अधूरी रह गई थी, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि अगर आप कोई भी इल्जाम लगाएं और सामने वाला सफाई देने के लिए मौजूद ना हो तो इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ने कुछ बातें की थी, प्रशांत सिंह साहब ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन वो दिन अलग था। आज का दिन अलग है। गौतम अडानी साहब पर इल्जाम लगे हैं अमेरिका में, उसको लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में घेरने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उतनी ही जोरदारी के साथ पलटवार किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इल्जाम क्या है। इल्जाम यह है, जो इंडियन एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। 2 पैरेलल केसेस अमेरिका में हैं इनके खिलाफ, गौतम अडानी साहब के खिलाफ। अगर आपने टेलीविजन देखा है, सोशल मीडिया देखा है, सुबह से कोई वेबसाइट देखी है, तो आपको आइडिया होगा कि गौतम अडानी साहब पर इल्जाम की खबर हुई। कल अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उन पर कुछ अभियोग वहां लगाए गए हैं उन पर, जिन्हें गौतम अडानी साहब ने निराधार बताया है। और इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया है, मैं आपको बता देता हूं। उन पर रिश्वत देने का आरोप है, भारत में रिश्वत देने का आरोप है, भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। लेकिन क्योंकि अमेरिकन उनके इन्वेस्टर्स हैं, इसलिए अमेरिका में वो केस दर्ज हुआ है। पहला केस जो है क्रिमिनल केस है। इसमें अडानी और उनके साथ 7 लोग और हैं, वो उनके एसोसिएट हैं और इसमें फेडरल क्रिमिनल इंडिक्टमेंट यानी उन पर अभियोग लगाया गया है। और नवंबर 21 को थर्सडे के दिन ये मामला सामने आया है, यानी आज के दिन में ये सामने आया है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और मामला है और ये सिविल कंप्लेंट की गई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस कमीशन की ओर से, और ये दूसरा मामला है। तो 2 तरह के मामले इनके खिलाफ हैं और मीडिया स्टेटमेंट भी आ गया है अडानी ग्रुप का। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है, द एलिगेशंस मेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस अगेंस्ट डायरेक्टर्स ऑफ अडानी ग्रीन आर बेसलेस एंड डिनाइड। इन्होंने इसको आधारहीन बताया और पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। लेकिन असर इन चीजों का हुआ है। आज ही यानी एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि $600 मिलियन यानी करीब 5,064 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने जुटाए हैं, अमेरिका से जुटाए हैं। 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से यह पैसा जुटाया गया था। तो एक बड़ा दिन होने जा रहा था अडानी साहब के लिए, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये आ गई और उसके बाद इनको तमाम तरह की सफाई देनी पड़ रही है। और ये जो इन पे इल्जाम लगा, इससे सीधे इनकी जो नेटवर्थ थी, जो इनकी दौलत थी, उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कमी आ गई। और ये मुकेश अंबानी को छोड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बने हुए थे, लेकिन अब ये नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए। तो एक ही दिन में 1 लाख करोड़ रुपए की इनकी नेटवर्थ गिर गई। और ये मुद्दा हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से। जनवरी में भी हमने देखा था जब इन पर इल्जाम लगे थे, हिंडनबर्ग ने लगाए थे, तो उसके बाद इनके शेयर्स इसी तरह नीचे गिर गए थे। इनके जो इन्वेस्टर्स हैं अडानी साहब के, भरोसा घटा था। और कोई आरोप लगता है, कोई जांच शुरू होती है, तो ये ऐसा होना लाजमी है, होता भी है, तमाम जगह ऐसा होता है। मामला क्या है ये 3 मिनट में हम समझ लेते हैं, इसके बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे। अडानी और अमेरिका भारत में एक बार फिर चर्चा में है, एक हफ्ते में दूसरी बार। बीते हफ्ते की बात है, गौतम अडानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और अमेरिका में $10 बिलियन यानी करीब 84,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की। अडानी ने बताया कि इसके जरिए 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। तब लगा कि एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 7 ही दिन बीते थे कि अडानी अमेरिका से आई एक अलग खबर के लिए चर्चा में थे।
और ये खबर उनसे ज्यादा उनके विरोधियों को रास आ रही है। ये खबर गौतम अडानी पर लगे धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोपों से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्टों में अटॉर्नी ऑफिस के हवाले से बताया गया है कि अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और इस मामले को छुपाए रखा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक और फर्म से जुड़ा यह मामला 24 अक्टूबर को दर्ज हुआ था और इसकी सुनवाई 20 नवंबर को हुई। अनुमान था कि इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी करीब 16,881 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा होगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। जानकारों का कहना है कि यह केस अमेरिका में दर्ज होने की वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। गौतम अडानी वो शख्स हैं भारत में जिन्हें आगे रखकर विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं, खासकर राहुल गांधी। मोदी सरकार पर उन्हें फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जाते हैं। सरकार और अडानी दोनों ही ऐसे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अडानी की चर्चा उनकी दौलत के लिए भी होती है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की रेस में वो लगातार मुकेश अंबानी को टक्कर देते हैं और कई मौकों पर उनसे आगे भी रहते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ और अभी उनकी उम्र करीब 62 साल है। 1980 में वो डायमंड इंडस्ट्री में काम करते थे। 1988 में उन्होंने अडानी ग्रुप की शुरुआत की। इसकी शुरुआत एग्री ट्रेडिंग फर्म से हुई। आज उनका ग्रुप कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और सीमेंट इंडस्ट्री तक फैला है। वो पहले भी विवादों में रहे हैं। जनवरी 2023 में गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की। यह ऑफर 27 जनवरी 2023 को खुलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर में मैनिपुलेशन के आरोप लगाए गए। अडानी ग्रुप ने आरोपों को गलत बताया। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। सेबी ने भी इसकी जांच की। कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों के बाद विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है और अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी जी ने नारा दिया है, एक है तो सेफ है। अडानी पावर और मोदी पावर एक है और सेफ है कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इस मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए। दूसरे विपक्षी दल भी अडानी पर हमलावर हैं और उनके साथ केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि अभियोग में आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित न हो जाएं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अडानी मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। उधर अडानी समूह ने एक बयान जारी किया है और कंपनी के निदेशकों पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। तो ये आज की कहानी है जो मैंने आपको बता दी, और इन्होंने क्या कहा है अडानी समूह ने, ये भी मैंने आपको बता दिया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी संक्षेप में बताया गया। बाकी मुद्दे और मैं बताऊंगा, लेकिन जो इल्जाम है शुरुआत उसी से करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं जो कि वकील भी हैं, और इनसे समझते हैं। ये परसों भी कुछ कहना चाह रहे थे 2 दिन पहले अडानी साहब को लेकर। उस दिन मैंने थोड़ा हस्तक्षेप किया था, लेकिन आज फ्लोर खुला हुआ है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। पिछले दिनों मैंने कहा था वात्सल्य जी कि अडानी जी ने एक माइंस खरीदा था ऑस्ट्रेलिया में, जिससे स्टेट बैंक से उन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए लोन लिया था।
उस माइंस से एक छटाक नहीं आया, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के वहां पर समस्या हुई और अडानी जी को माइंस मिल नहीं पाया, आज तक नहीं मिला है। परिणाम यह हुआ कि वो पैसे डूब गए, स्टेट बैंक के जो लोन थे सो। अब क्या है कि वहां के माइंस से खरीद कर लाते हैं, और ये व्यवस्था है यहाँ मैंडेटरी कर दिया गया है पावर प्लांट में कि इतना % ऑस्ट्रेलियन कोल आपको खरीदना है, जबकि उससे बढ़िया कोल यहाँ है। अब उसकी बात छोड़िए, आज की जो ज्वलंत मुद्दा है हम लोग चर्चा उस पर करते हैं। जैसे यहां सेबी है, वैसे अमेरिका में SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। अपने यहां सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, बोर्ड है, जो एक सिक्योरिटी बॉडी है, फाइनेंस से, व्यापार से रिलेटेड, और अपने जो सदस्य उनके हैं, अपने देश के जो नागरिक उनके हैं, उनके वो प्रोटेक्ट करते हैं पूंजी को। उससे जुड़े हुए जो कंपनी व्यापार करते हैं तो भरोसा देते हैं, इन्वेस्टर को भरोसा देते हैं कि आपका पूंजी सुरक्षित है। वहां की SEC जो इनके घपले को देखा तो कंप्लेन किया, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ये जस्टिस जो है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, सारे जांच के बाद उसके समक्ष ही आए। प्राइमा फेसी जितने जांच होते हैं उसके बाद आरोप लगा जांच के बाद कि ना ये बेईमानी की गई है, धोखाधड़ी इन्वेस्टर से की गई है, और तब जाकर के वारंट इशू हुआ, कॉग्निजेंस लिया गया कोर्ट में और वारंट इशू हुआ। 8 लोगों को पर वारंट इशू हुआ, जिसमें एक फ्रांस के हैं, सिरिल ले कैनेनेक्स ऐसे करके कुछ नाम उनका, तो और ये अडानी जी हैं, इनके भतीजा सागर अडानी हैं, ये सब लोग हैं। मामला क्या है, अमेरिकन कंपनी एजोर पावर के साथ मिल करके भारत में सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उससे 12 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका कि हम इतना आपको पावर बना करके और बेचेंगे। इंडिया यो कॉर्पोरेशन जो है खरीदने के लिए तैयार ही हुई, सोलर ये कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। जी हाँ, वो बात सबको मालूम है कि हुआ, उसमें रिश्वत का मामला आया, 2200 करोड़ की बात है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सारा मुद्दा सारे लोग समझ चुके हैं, हमने भी बता दिया। आप क्या बताना चाह रहे हैं वो बताइए। मैं बता रहा हूं, इन्होंने बॉन्ड जारी किया, अमेरिका में भी जारी किया, अमेरिकन इन्वेस्टर भी उस बॉन्ड को खरीद रहे थे। $6 मिलियन के लिए इनका था कि हम ये इसका इंतजाम करेंगे, और 2 दशक में 16,882 करोड़ रुपए का इस कंपनी के थ्रू लाभ मिलेगा। जो ये शेयर जो खरीदेंगे उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो पता चला कि ये जो ठेके लिए जा रहे हैं उसमें सहमति बनी है डायरेक्टर्स और इनके बीच में। ये ठेका लेने के लिए हम रिश्वत के रूप में $265 मिलियन यानी 2236 करोड़ रुपया हम घूस के रूप में देंगे, और तब हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। समझना चाहूंगा कि ये जो रिश्वत है कहां दी गई, कहां दी जानी थी, किन राज्यों में ठेके ले रहे थे, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? यहाँ आंध्रा, छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेट्स में ये दी गई रिश्वत, और ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, और बोर्ड में, अपने बोर्ड में बताया गया कि हाँ इतना पैसा बाद में। लेकिन आम इन्वेस्टर, स्क्रीन पर जो जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स में है, ये मेरी अपनी जानकारी नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में इसको वेरीफाई किया जा सकता है,
ओडिशा जहां पर बीजू जनता दल की सरकार थी, तमिलनाडु जहां डीएमके की सरकार थी, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार थी, और आंध्र प्रदेश जहां YSRP की सरकार थी, जो अभी निकली है उसकी जगह कांग्रेस की सरकार आई है। तो ये 4 राज्यों का मामला था। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मुद्दा सबको पता चल गया है। आप कोई स्पेसिफिक चीज की जानकारी देना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो सिंह साहब से समझा जाए। हम ये जरूर कहना चाहते हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इनमें कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार थी, उन लोगों ने रिश्वत लिया, यानी ये बात है। बीजेपी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आप क्या देख रहे हैं एक वकील के तौर पर, एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर, आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं वो बताइए। बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा वो मैंने रिपोर्ट में बता दिया जी। मैं बता रहा हूं, यानी कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वे भी कह रहे हैं कि रिश्वत दी गई है और रिश्वत लोग ये लिए हैं। अब सवाल ये उठता है वात्सल जी कि अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी में कोई पार्टी का लगा हुआ पैसा नहीं है, देश के आम आवाम या फिर अमेरिका या किसी और जगह के इन्वेस्टर का पैसा लगा। मान लीजिए मेरा भी अगर 1 लाख रुपया लगा हुआ है तो आज के डेट में 20,000 का मेरा भी लॉस है। तो इस प्रकार से चूंकि 20% घट गया है, इस प्रकार से जो भी इन्वेस्ट किया उन तमाम लोगों के पैसे लूटे गए, घाटे हुए। तो इस तरह प्रकार से पैसे उनके लूटे गए। ये आम इन्वेस्टर का घाटा है, ये उनके साथ लूट हुई है, ये इनके साथ छल हुआ है, इनके साथ प्रपंच हुआ है। ये क्राइम है, ये क्राइम है। इस कारण से आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई, वारंट क्यों इशू हुआ, गलत काम आपने किया तब तो हुआ और हमको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इनको 2.5 लाख करोड़ रुपए का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा अडानी जी का नहीं है, आम लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है, जो बढ़े हुए रेट पर ये पैसे लिए आज हमको घाटे के रेट पर। इनको तो घाटा नहीं है, इनको तो फायदा है, घाटा तो आम इन्वेस्टर का है। और ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये किसी के द्वारा किया गया हुआ क्राइम है और ये पार्टी विशेष की नहीं है, ये जिम्मेवारी बनती है सरकार की। मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि इसकी मजबूती से जांच करवाई जाए और जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनके पैसे लौटाए जाए, इनके जब्त किए जाएं। ये घाटा आम आदमी को नहीं सहना चाहिए, ये क्राइम है। और सरकार को निष्पक्ष होकर के, चाहे कोई भी हो, अडानी हो, अदानी हो, अंबानी हो, जो भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर व्यापार में इस तरह की अगर करते हैं जिससे आम लोगों को, आम जो इन्वेस्टर हैं उनको घाटा होता है, तो इसका खामियाजा उसको भुगतनी चाहिए। और जैसे सेबी, इसी सेबी ने सहारा श्री को जेल में लगातार बंद रखा आम इन्वेस्टर के पैसे के लिए, दिलवाने के लिए, क्योंकि ये काम है गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी बड़ी है। हम नहीं जाएंगे इन्वेस्ट करने तब तक जब तक इनके थ्रू ये नहीं हमसे मांगेंगे पैसे, क्योंकि इन पर विश्वास की बात नहीं है। उस सरकार की जो बड़ी है सेबी या वहां पर एसीसी है अमेरिका में, इस पर विश्वास है इन्वेस्टर का, इसलिए हम पैसे दे रहे हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, हमारे डूबेंगे नहीं पैसे, लेकिन गवर्नमेंट उनके साथ दिख रही है खड़ी हुई। तो हम सरकार से इस माध्यम से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो कसूरवार है उसको सजा मिले और आम जो इन्वेस्टर है उसके पैसे लौटे, जब करके इसे दिया। और समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जब आपने इतना टाइम 10 मिनट ले लिया है तो एक चीज और छोटी सी मैं आपसे समझ लेता हूं। आप कह रहे हैं कि इन पर जो आरोप लगे हैं, अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं, जैसे कि अडानी साहब कह रहे हैं कि निराधार है, हिंडनबर्ग वाले मामले में हमने देखा कि कुछ साबित नहीं हो पाया, अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो जिस तरह की ये जो मांगे की जा रही हैं और जिस तरह इनकी बात को समझे सोचे बिना भी गला कलम करने की तैयारी की जा रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा? अडानी जी तो एक इस देश की सरकार चली गई ऐसे आरोपों से। अब बाद में कोर्ट में सिद्ध हुआ कि ऐसा कुछ था ही नहीं। बफोर्स में क्या था, बफोर्स में कहीं साबित नहीं हुआ। राजीव गांधी की 414 एमपी की सरकार चली गई, खत्म हो गई, सारा चीज खत्म हो गया। यहाँ कई चीफ मिनिस्टर हैं जिन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप ही लगे हैं और जेल में 6-6 महीना बंद रहे। 150 करोड़ में, यहाँ लाखों करोड़ के आरोप है, तब कह रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा।
उन लोगों का क्या हो रहा है जो करियर खत्म हो रहा है, जनता के विश्वास खत्म हो जा रहा है, आरोप ही तो लग रहे हैं। और जनता ने उनको हटाया। डॉक्टर साहब, आप अपनी बातों को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया। यहाँ इस तरह के हर 6 महीने पे एक आरोप आ रहे हैं जो बाद में जाके फुस हो जा रहे हैं, इसलिए पूछने की बात है। और जहां तक बोफोर्स का मामला है, राजीव गांधी जी पर जो केस ड्रॉप किए गए उनकी डेथ के बाद किए गए, वो रीजन अलग था। उस केस की मेरिट पर किसी दिन आप चाहेंगे तो विस्तार से चर्चा हो सकती है, वो मामला एक अलग था। वहां क्वात्रोची की बात हो रही है, कई लोग उस मामले को भी आज उठा रहे हैं। आपने उठा दिया, किसी और दिन बहस होगी, लेकिन मुद्दा समझना ज्यादा जरूरी है। टाइमिंग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है मंडे से, और आज ही इस चीज को क्यों सामने लाया गया। सवाल कई और उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वहां से बाइडेन जा रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, तो इक्वेशन जो है भारत के साथ उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चंस कई सारे हैं। अडानी पाक साहब है, ऐसी चिट क्लीन हम नहीं दे रहे, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं, हर सवाल पर चर्चा करने की जरूरत है। सिंह साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तो अपनी बात रखी। देखिए, इसमें मुद्दा ये नहीं है कि अडानी बेईमान है। लोग कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि अडानी बेईमान है। ऐसे अडानी की तरह भारत में हमको लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपति कम से कम 20-25 लोग होंगे। टाटा है, अंबानी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बहुत सारे लोग हैं, बजाज है, बहुत सारे लोग हैं। तो सिर्फ अडानी को टारगेट किया जा रहा है, उसका कुछ कारण है, और ये अडानी पार्ट 3 है। हम ये भी याद करें, जनवरी 2023 में अडानी पार्ट 1 आया था, जिसमें हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन अडानी ने किया है, और भी कई उसके साथ 2-3 और भी चीजें जोड़कर उस पर आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, वहां से क्लीन चिट हासिल हुआ अडानी को। फिर अगस्त में मामला ये फिर दोबारा उठा, और हिंडनबर्ग ने ही अडानी पार्ट 2 उठाया। उसमें भी लगाया कि ये अडानी का $26 मिलियन या $26 बिलियन, कितना हमको ठीक से याद नहीं है, उसका ब्लैक मनी है स्विस बैंक में। अडानी ने उसको भी चैलेंज किया कि कोई प्रूफ करके दिखाए, तो वो भी टाई फीस हुआ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आज का जो आया, ये अडानी पार्ट 3 आया। अब इसमें बताते हैं आपको कि ये अडानी पार्ट 3 क्या है। तो ये एक सोलर एनर्जी, हम लोग सब जानते हैं कि आज के जमाना में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से पूरे विश्व स्तर पर चल रहा है। इससे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। इससे जो है सोलर यानी सूरज की रोशनी से एनर्जी पैदा करना, और विंड एनर्जी यानी हवा की पंखी से एनर्जी पैदा किया जाएगा, जो अक्षय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। और इससे पर्यावरण को फायदा होगा, और लोगों को वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो मोटा होगा, लेकिन बाद में ये सस्ता होती चली जाएगी और लोगों को अच्छी ऊर्जा, सस्ती ऊर्जा मिलेगी। तो इस ओर पूरा दुनिया जा रहा है, और आज के डेट में चीन टॉप पर है पूरे विश्व में। भारत अभी 5वां स्थान पर पहुंच गया है, और जिस गति से भारत 5वां स्थान पर पहुंचा है, वो भारत का स्पीड, इंटरनेशनल जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, वो कह रहे हैं कि ये भारत का स्पीड जो है विगत कुछ वर्षों में, वो रॉकेट वाला स्पीड है। इतना तेजी से ही 5वां स्थान हासिल किया है, और यही स्पीड रहा तो भारत अमेरिका और चीन दोनों को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका अभी दूसरे नंबर पर है, चीन टॉप पर है। तो ये चिंता का विषय है, चीन को भी, अमेरिका को भी, और बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स को भी जो प्रतिद्वंदी हैं अडानी के। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अभी जो अडानी ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में, उसके लिए आरोप है रिश्वत अभी दिया नहीं गया है, रिश्वत अभी किसी के द्वारा लिया नहीं गया है। एक चीज स्पष्ट हम लोगों को दिमाग में रख लेना चाहिए, अभी किसी तरह का रिश्वत का लेन देन नहीं हुआ है, और लेन देन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये भी बात कहीं से
साबित नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक आरोप है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसने कोर्ट में मामला दायर कर दिया है न्यूयॉर्क के एक अदालत में, और दूसरी एजेंसियां जो हैं इस आरोप पर जांच अपनी शुरू कर दी है। इवन एफबीआई इस मामले को देखने लगी है। ठीक है, लेकिन एक आरोप है। वो आरोप क्या है कि 265 मिलियन डॉलर यानी 2200 करोड़ रुपए भारतीय रुपया में इतना रिश्वत देने की योजना अडानी ग्रुप के द्वारा बनाई जा रही थी, ये सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। तो ये चीज है। अब दूसरी चीज आते हैं कि अमेरिका में ये जो प्लानिंग है, जो पेशकश है, यदि ये रिश्वत के रूप में दिया जाता है तो ये अपराध है। लेकिन बहुत सी चीजें होती है जो लॉबिंग के लिए पैसे खर्च की जाती हैं, और वो आप वहां अमेरिका में, ये भारत में तो गुनाह है। आप भारत में आप अगर बहुत बड़े उद्योगपति हैं और आप बैलेंस शीट में दिखा दें कि हमने लॉबिंग के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं किसी को, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में लॉबिंग के लिए बैलेंस शीट में बकायदा उद्योगपति दिखाते हैं। जैसे वहां तो आर्म्स खुले में बिकता है, किसी दुकान में आप जाइए और बंदूक खरीद के ले आइए। तो उस पर था कि जो अमेरिका में हिंसा होने लगी है ज्यादा, तो उस पर प्रतिबंध या कुछ रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाए। तो उसमें आर्म्स डीलर्स जो हैं उन लोगों ने लॉबिंग किया, बहुत सारे वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेटर्स को पैसे दिए कि जो ये उस कानून को पारित मत होने दीजिए, लॉबिंग कीजिए मेरे पक्ष में, ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारा उद्योग चलता रहे। और इस तरह की जो विदेशों में भी यूक्रेन युद्ध में जो हथियार बेच रहे हैं, वहां के हथियार निर्माता, उनके खिलाफ भी कानून बनता है, तो वो भी लॉबिंग करते हैं, कानून नहीं बनने देते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि यूक्रेन में जनधन की खास करके मानव हत्या हो रही है, मानवता की हत्या हो रही है, वहां लाखों में लोग मारे जा रहे हैं। तो उस सब चीजों पर ह्यूमन राइट्स को देखते हुए कुछ किया जाए। तो वहां के हथियार लॉबी जो उसमें अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है हथियार बेचकर, तो वो लॉबिंग करते हैं। तो उसके लिए सीनेटर्स को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स को पैसे देते हैं, लॉबिंग कराते हैं, कानून को पास नहीं होने देते हैं। तो ये सब चीजें, तो ये भी देखना होगा कि ये किस मकसद से है, रिश्वत के मकसद से है कि लॉबिंग के मकसद से है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये कपोल कल्पित आरोप है। ये 3 फैक्टर है इसमें, तीनों में से कोई स्पष्ट नहीं है। और जिस आत्मविश्वास के साथ अडानी ग्रुप ने इसको खंडन किया है कि ये निराधार है, बेसलेस है और कोर्ट में ये गलत साबित होकर रहेगा, जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से कुछ नहीं है। ये ना लॉबिंग के लिए है, ना रिश्वत के लिए है। ये एक जानबूझकर डाउन करने के लिए है। और जो बाइडेन का जो प्रेसिडेंट है वहां का, उनका प्रशासन, उनका इस्टेब्लिशमेंट जो है जाते जाते ये सब कारनामा करने जा रहा है, करते हुए जा रहा है। क्योंकि इसका एक मेन कारण है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव वहां जीत हासिल किया अगले राष्ट्रपति के रूप में, वैसे ही ये अडानी साहब ने उनको कांग्रेचुलेट किया एक्स पर, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उनको कांग्रेचुलेट किया। ये बाइडेन प्रशासन को अखर गया, जॉर्ज सोरोस ग्रुप को अखर गया, हिंडनबर्ग को अखर गया, चाइनीज लॉबी को अखर गया। ये चीज। दूसरी चीज, अडानी ने एक और घोषणा किया है कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर एनर्जी के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अमेरिका में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उससे अमेरिका में 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे जो है डोनाल्ड की पार्टी की तरफ से खुशी जाहिर की गई। ये चीज अखर गया। और इसमें एक चीज और है कि जॉर्ज सोरोस का एक बहुत ही करीबी आदमी बाइडेन साहब के प्रशासन में जुड़ा हुआ है, और उस बात के बाद वो काफी हाइपर एक्टिव हो गया, और उसके बाद ये सारी चीजें सामने आने लगी, और ये अडानी पार्ट 3 के रूप में हम लोगों के सामने आया। एक चीज। अब आते हैं थोड़ा सा राहुल गांधी जी के अथी पर, कि राहुल गांधी जी एकदम अचानक इस तरह के वो चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुरंत इसको अरेस्ट कीजिए, तुरंत, और इसको इंट्रोगेट कीजिए।
और फिर इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो इस तरह से बोल रहे हैं, तो यही फॉर्मूला आप पर भी लागू हो सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में आप बेल पर हैं, तुरंत आपको भी अरेस्ट कर लिया जाए, आपको भी इंट्रोगेट कर दिया जाए, आप पर भी इन्वेस्टिगेट कर दिया जाए, आपको भी जेल में भेज दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, बैठा दिया जाए। तो ये तो आप पर भी लागू कर। एक विपक्ष का नेता, भारत जैसे बड़े देश के, बड़े डेमोक्रेसी के विपक्ष के नेता, राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देता है, उसको बहुत ही जिम्मेवार होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे रूप में, जैसे दूसरा रूप क्या हो सकता है, अगर राहुल गांधी जी का एक दूसरा रूप है कि नहीं, हम पार्टी का पूर्व अध्यक्ष नहीं है, हम विपक्ष के नेता नहीं है, हम उस पार्टी का मालिक हैं, मालिकाना हक है वो उस पार्टी के ऊपर मेरा, और वो पार्टी मेरी निजी जागीर है, और उस रूप में हम बोल रहे हैं तो सही है। अगर ये इस रूप में बोल रहे हैं कि अर्बन नक्सल्स का एक भारत के अंदर एक ये रहा है, रोल रहा है और एक मकसद रहा है कि चीन या अन्य बाहरी ताकतें, दुश्मन ताकतें के लिए यहाँ पिच तैयार करते हैं, यानी आंतरिक डिस्टेबलाइज करके, आंतरिक राजनीति को, आंतरिक स्थिति को, आंतरिक सिचुएशन को डीस्टेबलाइज करके, यानी अस्थिरता फैलाकर, यहाँ के औद्योगिकरण के माहौल को खराब करके, यहाँ से उद्योगों को भगाना या बाहर से उद्योगों को नहीं आने देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं ग्रो करने देना, ये उनका मकसद होता है, ताकि इसका फायदा चीन को मिले और चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है मजबूती के साथ जमा रहे। तो तो उस अगर अर्बन नक्सल वाला लाइन पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो फिर तो उनको मुबारक हो, वो सही कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इसमें सोचने लायक बातें हैं। जी आगे। जी जी जी, मतलब राहुल गांधी पर भी आपने जो आरोप लगाया, मतलब आपको लगा कि इस तरह की चीजें हैं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा पहले डॉक्टर साहब से, फिर आपसे भी समझूंगा सिंह साहब, कि शायद गौतम अडानी को बहुत सारे लोग, खासतौर पर अपोजिशन पार्टियां इसलिए भी टारगेट करती हैं, कांग्रेस खासतौर पर करती है, क्योंकि 2014 के पहले का जो इलेक्शन हम देख रहे थे, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, और जहां भी प्रचार करने जाते थे वो एयरक्राफ्ट होता था जिसके पीछे अडानी लिखा रहता था। उसके बाद जो मोदी 1.0 यानी उनका पहला कार्यकाल था, जब भी विदेशी दौरे पर जाते थे तो उनके साथ डेलीगेशन में गौतम अडानी हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में डॉक्टर साहब बार बार बात कर रहे हैं, वहां समझौते हुए तो उस टेबल पे वो भी बैठे हुए थे, स्टेट बैंक के आला अधिकारी भी वहां बैठे हुए थे, और दुनिया जान में तमाम जगह उनको जो एक्सपेंशन मिला, वहां कहीं ना कहीं माना जाता है कि मोदी सरकार का वरीयता सूची में रहे। तो क्या उसी वजह से गौतम अडानी ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, या कोई और रीजन है? डॉक्टर साहब पहले आप बताइए, फिर मैं सिंह साहब से यही बात समझूंगा। देखिए वात्सल जी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 12 गीगावाट जो है का कॉन्ट्रैक्ट लिया इंडियन कॉर्पोरेशन से, इंडियन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से। अमेरिका में नहीं लिए हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पैसे हैं। 175 मिलियन डॉलर जो है उनसे पैसे लेकर के घूस में इन्होंने प्रयोग किया, ये फाइंड आउट किया इसे, और ये चार्ज सीटेड है, और अब जो है अरेस्ट वारंट है, मामला अरेस्ट वारंट तक है। इसमें राहुल गांधी और फलना ढेकना नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। फिर मैं एक बार कहूंगा, हमें नहीं समझ में आता है कि बीजेपी के तमाम लोग क्यों खड़े हो जाते हैं अडानी के पीछे। यानी इसका मतलब है कि उनके वर्कर हैं, उनको सेव करना चाहते हैं। सरकार खड़ी हो जाती है जैसे वो सरकारी कोई कर्मचारी पदाधिकारी हो। सरकार का काम है देश के लोगों के पैसे को सुरक्षित रखना। ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा है, सजा हो गया है क्या? हेमंत सोरेन को सजा हुआ है, ये केजरीवाल को सजा हुआ है, आरोपी है, वो जेल में है इंडियन एजेंसी द्वारा। अडानी को क्यों बचाया जा रहा है? अडानी पर क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, पहले जेल में रखिए। और राहुल गांधी भी बेल पर हैं, ऐसे ही जेल से बाहर नहीं है, बेल पर है। राहुल गांधी के तो लिए इतना किया जाता है कि बिना लॉ रहते हुए सजा कन्विक्ट कर दिया जाता है और सदस्यता खत्म कर दी जाती है।
ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया राहुल गांधी के मामले में कि लोअर कोर्ट ने गलत किया, बिना ये कोई किए हुए और सजा कर दिया, गलत किया। ये अडानी जी के मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये अमेरिकन कोर्ट ने किया है, वहां के कोर्ट पर ऐसे ही पार्टी के हिसाब से नहीं किया। हाँ, एक चीज मुझे लगता है बड़ी अजीब सिचुएशन है कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में प्रचार किया अपने मित्र ट्रंप का, तो वो हार गए, और इस बार प्रचार नहीं किया, जीत गए, तो हम उनके दूसरे मित्र ने जब बधाई दिया तो देखिए जेल जाने की स्थिति आ गई। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जेल नहीं जाएंगे, इनके तो 15 मित्र हैं, मेहुल चोकसी और फलना ढेकना, भारत को लूट करके विदेशों में है। 10 साल से शासन इनका विश्व गुरु शासन, ऐसा की मत कहिए, सब इनके 1 मिनट में सबको पकड़ करके अंदर कर देते हैं। 10 साल से बाहर है, देश को लूट करके ले जा करके, एक भी पकड़ा करके नहीं आए। अडानी तो खैर कभी पकड़ाएंगे नहीं जब तक मोदी जी रहेंगे इस देश में, लेकिन हमको आश्चर्य लगता है कि अभी उधर मित्र राष्ट्रपति बने, आई मित्र पर देखिए हो गया चार्जशीट, वारंट इशू हो गया, वारंट इशू हो गया, एक ही मित्र पर नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तथ्यों पर रहना चाहता हूं कि तथ्यों पर हम लोग बात करें तो वो अच्छा है, कपोल कल्पनाएं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो है प्योर तथ्य पर है वात्सल जी, ये तथ्य है कि वारंट इशू हुआ अमेरिकन कोर्ट द्वारा न्यूयॉर्क के, है ना। ये तथ्य है कि अटर्नी का वहां का स्टेटमेंट है कि ऐसा किया गया, इसलिए चार्जशीट किया गया। अटॉर्नी जो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई पार्टी का नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी के लोग बोल रहे हैं। आप वकील हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपको मालूम है कि जो अदालत में अभियोग लगता है, जिसे चार्ज कहा जाता है यहाँ पर, वो अभियोग का मतलब क्या होता है? अभियोग का मतलब दोष सिद्धि नहीं होता। दूसरी बात, मैं आपको मौका पूरा मिला है मेरे ख्याल से, फिर भी आपके पास कुछ कहने का मौका, कोई बात रह गई होगी तो मैं आपको फिर मौका दूंगा। अभी सिंह साहब से समझ लेते हैं। जो मेरा एक सवाल था कि एक वो उद्योगपति जो लगातार 2014 के पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे नजर आते थे, इसीलिए अभी मैंने देखा कि आज जो इल्जाम लगा, ये बात सामने दोनों तरफ से आनी चाहिए। उन पर जो आरोप है, आरोप साबित होते हैं तो उनको सजा मिलेगी। अगर वो जेल जाना वो डिजर्व करते हैं तो वो जेल जाएंगे। अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो निश्चित तौर पर उसकी बातें भी आएंगी। किन राज्यों में उन्होंने रिश्वत दी है, ये बातें भी सामने आनी चाहिए। अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको कोई भी बाकी आम लोगों के मुकाबले रियायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कोई एक आदमी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी नजदीकी नजर आती है, किसी एक नेता से नजदीकी नजर आती है, तो उस नेता की इमेज, और एक उद्योगपति, क्योंकि अगर अमेरिका पहले कोई इल्जाम आपके ऊपर लगाता या अमेरिका से लग के आता तो एक फीलिंग एक जमाने में ऐसी थी कि हम अंदर चाहे कितना भी लड़े, बाहर से आने वाले इल्जामों को, बाउंसरों को हम मिलकर झेलेंगे। लेकिन आज स्थिति बहुत दूसरी है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी अमेरिका से आई, यहां पर अडानी साहब का जो नेटवर्क था वो काफी नीचे गया, उनकी क्रेडिबिलिटी लगभग क्रैश हो गई। वो उठ रहे थे, आज का ही मैं देख रहा हूं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा उनका लॉस हुआ है, जो उनके शेयर गिरे हैं। तो इसको भी समझना जरूरी है कि ये मामला क्या है, दरअसल ये हो क्या रहा है। सिंह साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें तो। जी, निश्चित रूप से देखिए, ये ऐसा सेंसिटिव चीज होता है सेंसेक्स जो है, कि हल्का सा झटका लगता है, जैसे एग्जिट पोल भी आता है तो वो ऊपर नीचे जाता है, तो और जबकि रिजल्ट कुछ और आता है, एग्जिट पोल के अपोजिट रिजल्ट आ जाता है, तो एग्जिट पोल के मात्र पर भी सेंसेक्स ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये संवेदनशील चीज होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अडानी पार्ट 1 यानी जनवरी 2023 में भी इस तरह का इतना बड़ा क्रैश हुआ था कि अडानी का शेयर बहुत ही नीचे चला गया था। फिर अडानी पार्ट 2 हुआ अगस्त में, तो वो भी, उसमें भी थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की खुद की विश्वसनीयता इतनी खत्म हो चुकी थी कि उसका लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो मामूली झटका लगा। और लेकिन हाँ, इसमें आज जो लगा तो ये भी बहुत बड़ी झटका नहीं है। जो अडानी पार्ट 1 में आप तुलना कीजिए, तो आज का तुलना जो कीजिए, 1 लाख कुछ करोड़ आप बता रहे हैं कि झटका लगा है, तो
ये उस तुलना में बहुत छोटा झटका है, लेकिन इससे भी मैं पूरी इसके साथ बता रहा हूं, आत्मविश्वास के साथ, कि ये बहुत जल्दी इस झटके से उबर जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, इसमें चुनाव के जो बाद कुछ मोदी जी और अमित शाह जी बोले थे, और उसके बाद राहुल गांधी आए कि इन लोगों ने शेयर बाजार को लोगों से खरीदवा दिया, गरीबों का, और उसके बाद जो है शेयर बाजार नीचे जाएगा तो उन गरीबों को हानि हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। ठीक है, मोदी जी की सीटें कम आई, 240 पर निपट गया भाजपा, लेकिन उसके बावजूद मार्केट पर असर नहीं पड़ा। बहुत जल्दी मार्केट का कॉन्फिडेंस वापिस आ गया, और फिर मार्केट सेंसेक्स ऊपर गया, और लोगों को किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, अडानी का, वो अडानी सहित 8 लोगों पर टोटल, उनके भतीजे सागर अडानी और कोई विनीत जैन या कौन जैन है, उन पर इस तरह से कुल 8 लोगों पर वहां ये वारंट इशू हुआ है, केस हुआ है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने केस किया है, तो और जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक इतना तय है, क्योंकि वहां की सारी मीडिया और सारी एजेंसियां भी बोल रही हैं कि रिश्वत का लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन रिश्वत का प्लानिंग था। अब वो रिश्वत ही था, लॉबिंग था, या दोनों में से कोई नहीं था, ये तो जांच के बाद ही आएगी। चलिए, ये एक तो बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब यहाँ के ऑपोजिशन को इतना कॉन्फिडेंस है कि अडानी चोर है, तो आज तक ये लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? आज 2014 से पहले का चीजें आप देखिए। अरुण जेटली एक अच्छे वकील हुआ करते थे, भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, वो तुरंत कोर्ट जाते थे और कोर्ट से जांच की मांग स्वीकार करा लेते थे, क्योंकि उनके पास तथ्य होता था, उनके पास फैक्ट्स होते थे, तो वो करा लेते थे। इवन पटना में आप देख लीजिए, चारा घोटाला हुआ लालू जी के 1990 के दशक में। रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी, सरजू राय, ललन सिंह और भी बहुत सारे लोग, दिग्गज लोग मिलके उस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया, और जब कहीं से बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट में जाकर वहां से सीबीआई इंक्वायरी का उन लोगों ने आदेश ले लिया, और उस आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई हो गई। लेकिन आज तक बीजेपी पर तमाम, या आज तक जो बीजेपी से करीबी जो उद्योगपति हैं, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, तो उन पर आप कहीं से भी कभी भी कोर्ट में जाने का हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं है। आप आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, वहां से उठकर भाग खड़े होंगे। एक चीज, ये गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति नहीं करना चाहिए बड़े नेताओं को, बड़ी पार्टियों को। दूसरी चीज, हम एक चीज और भी इस संदर्भ में बोलना चाहेंगे कि 2006-07 यूपीए का शासनकाल था, कांग्रेस का शासनकाल था, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम टाटा लगातार जगुआर जैसा बहुत बड़ी कंपनी और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण उन्होंने किया विदेशों में। एक बार भी उस टाइम बड़े विपक्ष के नेता हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी तमाम बड़े बड़े नेता, किसी ने भी इसके प्रति नकारात्मक व्यू नहीं दिया, कभी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश नहीं की। वो शायद अंदर अंदर खुशी हो रहे होंगे कि राष्ट्रहित में ये अच्छा हो रहा है, हमारा इकोनॉमी बढ़ाने का ये टाटा या जो भी उद्योगपति हो। इवन वेदांता लगातार अधिग्रहण कर रहा था, उसी समय की बात है, लगातार विदेशों में जा जाकर अधिग्रहण कर रहा था। तो जिस तरह से चीन और अमेरिका को हम लोग देखते हैं कि अपने उद्योगपतियों को एग्रेसिवली आगे बढ़ाता है। आप जानते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति जब किसी विदेशी दौरा पर जाता है तो एक पूरी जहाज में भर के अमेरिका के उद्योगपतियों को लेकर जाता है, और वहां के सरकार को फुसलाकर, बहलाकर, बांटकर, खिलाकर, पिलाकर, जैसे भी हो, कल छल बल जैसे भी हो, मैनेज करके अपने उद्योगपतियों को काम दिलाता है। और हमारे यहाँ मोदी जी और अडानी जी में थोड़ी सी अच्छी संबंध हो गई तो हम जलने लगे, हम नकारात्मकता पूरे देश में फैलाने पर आमादा हो गए। ये हमारी क्या, वो वेल्थ क्रिएटर है भाई, इस देश के लिए वेल्थ बना रहा है, इस देश को रीच कर रहा है, इस देश को वेल्दी बना रहा है, वो इस देश के लिए रोजगार सृजन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है इस देश को, तो वो आर्थिक रूप से इस देश को सक्षम बना रहा है। इतना ही नहीं,
वो स्ट्रेटेजिकली कितना काम कर रहा है। हाइफा जैसा सी पोर्ट उसने ले लिया जहां चाइना बीड कर रहा था कि बाई हुक और बाई क्रुक हमको हाइफा सी पोर्ट जो इजराइल में है, जो मेन रूट है यूरोप और वेस्ट एशिया से व्यापार करने का और मिडिल ईस्ट से व्यापार करने का, उस मेन रूट पर हाइफा सी पोर्ट को अडानी ने ले लिया। ठीक है, मान लिया, बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने मदद किया। अगर मोदी जी ने मदद किया तो साधुवाद, हमको तो गर्व होना चाहिए कि इस तरह का प्रधानमंत्री हमको मिला है जिसने मदद किया कि इस तरह के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ प्लेस को अधिग्रहण करा दिया भारतीय उद्योगपति के हाथ में। तो ये चीजें हमको सकारात्मक ढंग से बढ़ना चाहिए। यदि कोई भी बिजनेसमैन हो, वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो या बजाज हो, यदि कोई गलती करते हैं, हमारे नजर में उनका फैक्ट कुछ आता है, तो हमको अदालत में जाना चाहिए, उसके खिलाफ आलोचना और बोलना भी चाहिए, लेकिन बेवजह भी नहीं बोलना चाहिए और नकारात्मक जो है सिचुएशन पैदा करने के लिए तो कदापि ही नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीजें भी बातें हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए अब आगे जी बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से बातों को समझाया। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बातों को सुनते हुए इन्होंने एक उंगली उठाई थी, तो इनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं क्योंकि एक बड़ा लंबा चर्चा हो गई है। जी डॉक्टर साहब। मैं सिंह जी को एक जगह करेक्ट करना चाहता हूं। सीबीआई इंक्वायरी का आदेश किसी हाईकोर्ट ने नहीं दिया था। मैं चूंकि उसमें शामिल था और मैं उस दिन स्वयं एक पिटिशनर के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। कांग्रेस की ओर से मैं और प्रेमचंद मिश्रा दोनों मौजूद थे, उस कोर्ट में मौजूद थे जिस कोर्ट ने आदेश किया था कि सीबीआई इंक्वायरी होगी इस मामले में। और ये मेरे द्वारा, मेरे नेतृत्व में एनएसयूआई की द्वारा पटना में धरना दी गई थी, जो बाद में दूसरे दिन अखबारों में छपा भी था। मेरी मांग थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में, उनके द्वारा मॉनिटर किया जाए। और मेरे इस मांग को की बात कर रहे हैं आप, चारा घोटाले वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये भी बताइए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस मामले में मांग कर रहे थे। नहीं, चारा घोटाले के मामले में, क्योंकि कहा इन्होंने सिंह साहब ने कि हाईकोर्ट ने आदेश किया था, तो हाईकोर्ट ने, मैं करेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे उस मांग को भी माना गया। पटना हाईकोर्ट के 2 सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में सीबीआई चारा घोटाला की इंक्वायरी की। क्योंकि मैं उसमें एक पटिशनर था, ओपी शर्मा जी हमारे वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, मैं उस दिन मौजूद था, सरजू राय जी भी मौजूद थे और ललन सिंह मौजूद थे और सुशील मोदी, ये तीनों बेंच पर बैठे हुए थे हमसे आगे के। बहुत बधाई इसके लिए आपको, आपके मामले पर हुआ। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आज जब चारा घोटाले मामले में सजा भी हो गई लालू जी को, और आपकी पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है, आप उस समय एनएसयूआई में थे, कैसा आज आप महसूस करते हैं? और क्या आज सजा भी कांग्रेस की जो सरकार थी उसी दरमियान में हुई। आज भी बीजेपी के नेतागण बोलते हैं अपने भाषणों में कि हम थोड़ी सजा करवाए हैं, तो कांग्रेस ने ही लालू जी को सजा करवाया है। आज भी वो चाहते हैं कि ताल जाए, राजनीति में अपनी अपनी जगह है। एक बात मैं और कहूंगा, कह रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जाते हैं, कई ऐसे मामले रहते हैं जो कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। जैसे जिस मामले में इन्वॉल्वमेंट हो प्राइम मिनिस्टर का, उसमें जेपीसी का हो सकता है, कोर्ट के द्वारा किसी एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर में तमाम अपने देश में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है वो सवाल नहीं कर सकता है प्राइम मिनिस्टर से। जेपीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम दलों के पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और प्रधानमंत्री भी एक सदन के सदस्य होते हैं, इसलिए वे लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने, देखिए, दूसरे वकीलों ने केस किया बफोर्स में, ये क्या कहते हैं, राफेल्स में, लेकिन कांग्रेस ने नहीं केस किया, क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानता है कि क्या है, क्या सिस्टम है इस देश में। इसलिए लगातार जेपीसी की मांग करते रही कि जेपीसी बैठाई जाए, जिसको सरकार ने नहीं मानी। तो
और जहां तक व्यापारियों का डेलीगेशन का है, कांग्रेस के भी तमाम सरकारों में जहाज भर भर के व्यापारी जाते रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ डेलीगेशन जाते रहा है। आज के जैसा एक व्यापारी दो व्यापारी का पैरवी करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं जाते रहा है, डेलीगेशन लेके जाते रहा है। दो नेशन के बीच में बात होते रही है व्यापार की, और जो डेलीगेशन के रूप में व्यापारी जाते हैं उस देश से अपना व्यापार करते रहे हैं। आज कोई डेलीगेशन नहीं जाता है, एक दो व्यक्ति पर्सन जाता है और उसके पीछे पीछे प्रधानमंत्री जी हमारे पैरवी करने जाते हैं। ये हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, चलता है। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरी कोई अडानी जी से लड़ाई नहीं है, मेरी तो वो औकात नहीं ना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे जैसा आम नागरिक जो इन कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये प्रलोभन देते हैं, अडानी जी ने प्रलोभन दिया कि 16,882 करोड़ रुपया 2 दशक में इस प्रोजेक्ट में फायदे होंगे। जब फायदे होने के बदले घाटे अभी से शुरू हो गए, 20% घाटे हो गए हमें। अगर हम पैसा लगाए, अडानी जी का पैसा नहीं अकेले का है, दिखा करके ये 5 लाख करोड़ है। ये बात आप कह चुके हैं, ये बात आप कह चुके हैं, शायद आप अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं। मैं देखने वालों पर भी थोड़ा सा चाहता हूं, क्योंकि मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देखने वालों से कि देखिए बाकी जगह वक्ता होते हैं, अधिवक्ता है, डॉक्टर साहब भी अधिवक्ता है, मैं भी अधिवक्ता हूं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा किसी भी मुद्दे पर लंबी चर्चा करते हैं। 52 मिनट हम लोग बातचीत कर चुके हैं। डॉक्टर साहब कुछ बाकी रहा हो या आज सबको शुक्रिया करके हम लोग विदा लें? यही वात्सल जी कहेंगे कि देश की सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि दुनिया में इस देश की जगहसाई न हो, ऐसे व्यापारी को प्रमोट नहीं किया जाए जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के जगहसाई करें। अनिल अंबानी फ्रांस में करवाए हुए हैं, ये बिना कंपनी रहते हुए उनको पार्टनर बना दिया गया। एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रहते भर में ऐसे बैंकक्रप्ट कंपनी को, और फिर इन लोगों को मौका दिया जा रहा है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इस देश का बहुत गौरवशाली इतिहास है। कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सब डुबाने की जरूरत नहीं है, यही मैं कहूंगा। सरकार में बैठे नुमाइंदों से रिक्वेस्ट करूंगा, आम लोगों को बचाइए, मित्रों के लिए डुबाइए नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपनी बातें रखने के लिए, बहुत विस्तार के साथ आपने बताया। सिंह साहब, आपने भी इस मुद्दे को बहुत विस्तार से समझाया, और सभी देखने वालों का भी आभार कि आपने इस मुद्दे को इतनी देर देखा, इस चर्चा को देखा, कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो को देखा। हमने हर पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश की। आपने क्या समझा, कितना समझा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप खुद क्या सोचते हैं, अगर आप वो भी शेयर करना चाहें हमारे साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत आभार। नमस्कार।